वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, उसका वर्क डन क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ना फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारा है फोर्स कितना लग रहा है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जबकि वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। तो मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, और ये हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल है क्यू। तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये एंगल जो बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लगा लेंगे तो इसके फॉर्मूले को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है कि हमने कोई चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, जिससे कि जो उसकी वेलोसिटी है वो वी वेक्टर है, ठीक है, और जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो बी वेक्टर है, और जो थीटा एंगल बना रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड से। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी चार्ज इंटू दिस वेलोसिटी वी क्रॉस बी वेक्टर। एंड अगर मैं इसको फर्दर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। जो थीटा है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये हमारा ओवरऑल फोर्स का फॉर्मूला। तो मान लीजिए हम लोग केसेस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब अगर जो चार्ज है वो या तो पैरेलल, क्यू जो है चार्ज वो या तो पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के या फिर एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्स कितनी होगी, वो हो जाएगी 0। एंड केस सेकंड लेते हैं। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है, मींस अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर, मान लीजिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v से। तो इसका ये जो है वो थीटा 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। केस थर्ड के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट पे। इसका मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग टू फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी पी साइन थीटा। अगर हमारे पास इसमें एक भी क्वांटिटी अगर 0 हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0। नाउ एक इसमें इम्पॉर्टेंट केस आता है कि फोर्स जो होती है वो हमें पता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होती है। इट मीन्स फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एंड फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है दैट जैसे कि हम जानते हैं दैट P इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, वेयर P इज इक्वल्स टू द पावर, ठीक है। हमें पता है पावर जो होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है। एंड अगर हम इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा एफ वी बी कॉस थीटा, और फोर्स और वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो पावर हो जाएगी एफ पी कॉस 90 डिग्री मीन्स 0। तो पावर कितनी हो जाएगी मेरी, 0। और पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा पावर 0 है, इसका मतलब मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब कि कोई भी चार्ज, इसका मतलब कि फोर्स जो होती है वो कुछ भी काम नहीं करती है जब उसमें मीन्स नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ठीक है। अगर वर्क डन 0 है, अगर हमारा वर्क डन 0 है, इसका मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो हमारा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती है। इट कैन नॉट चेंज मैग्नीट्यूड बट कैन चेंज
द डायरेक्शन। वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती है। इसका मतलब वर्क डन जो मैग्नेटिक फोर्स जो वर्क डन कर रही है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे वो ज़ीरो है। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड ऑफ जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं हो सकता, बल्कि बस उसका वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकता है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई कि वर्क डन ज़ीरो होता है और काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्यों नहीं आता। तो गाइस इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन एक्सेलरेशन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मैंने भी बताया मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ओनली डायरेक्शन चेंज होता है, ओनली चेंजेस डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस बोथ मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो ये है इसका मेन डिफरेंस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम देखते हैं इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एट डिफरेंट एंगल्स। तो अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल डिफरेंट एंगल्स पे रखूँ तो उसमें उसके मोशन में क्या चेंज आएगा। तो इसमें हम लोग केसेस देखेंगे। तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर मेरा थीटा 0 या 180 डिग्री है, तो जैसे कि हम लोग इसमें देख चुके हैं दैट अगर वेलोसिटी वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो यहाँ पे फोर्स कितनी होगी, 0। फोर्स 0 होगी तो पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट केस सेकंड, अगर थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कर दें 90 डिग्री तो इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम, जैसे कि हम जानते हैं। तो देखिए मान लीजिए अगर मेरा कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो मैंने ये चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड ले रही, अगर इस पर परपेंडिकुलर फोर्स वेलोसिटी से जा रहा होगा कोई भी चार्ज पार्टिकल तो इसका मतलब वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये हम पता लगा सकते हैं जैसे कि हमने एक रूल पढ़ा था, रूल जैसे कि हम जानते हैं रूल था दैट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के तो थंब जो है वो हमारा क्या बताता है, फोर्स बताता है। फर्स्ट फिंगर जो होती है वो हमें बताती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड जो मिडिल फिंगर होती है वो बताती है हमें करंट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालना चाहें तो अगर मैं डायरेक्शन निकालना चाहूँ कि मेरा फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ आएगा, तो जैसे जैसे वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होता जाएगा उसी डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो एक सर्कुलर पाथ मूव करने लग जाएगा। तो इसलिए कहते हैं अगर थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स मैक्सिमम होती है और जो पाथ होता है वो होता है सर्कुलर। तो जो लॉरेंस फोर्स होती है वो बिहेव करती है, लॉरेंस फोर्सेस बिहेव एज सेंट्रीपिटल फोर्स और उसको रिवॉल्व कराती है अराउंड सर्कुलर पाथ की। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ फॉर्मूलेज निकालते हैं। सो गाइस अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा तो फोर्स हो जाएगा mv²/r। ठीक है, तो अब फोर्स का फॉर्मूला पता है QVB साइन 90 तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा mv²/r। एक v से एक v काट दीजिए तो ये हो जाएगा QV = mv/r। तो इससे हमें रेडियस मिल जाएगी, तो रेडियस की ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी mv/QV। ठीक है, ये मेरा केस फर्स्ट हो गया, मतलब ये मेरी पहली वैल्यू मिल गई रेडियस की मुझे। नेक्स्ट है अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहें तो टाइम होता है सर्कमफ्रेंस अपॉन द वेलोसिटी। टाइम पीरियड सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr अपॉन दिस वेलोसिटी इज़ v। तो अगर हम रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो 2πm/QV आ जाएगी हमारी टाइम पीरियड। इससे हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो डिपेंड नहीं करता कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की कितनी रेडियस में मूव कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि उसका चार्ज कितना है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है और कितना मास है उस चार्ज पार्टिकल का, बस। अगर हम इसमें
फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा QB/2πm। एंड यूनिट तो आपको पता ही होंगी, इसकी हो जाएगी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड्स, टाइम इज़ सेकेंड्स एंड रेडियस इज इन मीटर्स। तो ये सारे केसेस थे। ठीक है, अब हम केस थर्ड पे चलते हैं। अगर थीटा ना ही 0 डिग्री है, ना ही 90 डिग्री है, ना ही 180 डिग्री है, अगर मान लीजिए थीटा कोई भी एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो फिर चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा। तो मान लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो देखिए, जैसे कि हम चार्ज जब कोई एंगल्स पे मूव नहीं करता तो हम क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल मेरा v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा था, तो इसका ये कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा v cos थीटा, और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, तो v cos थीटा जो है क्या है, वो पैरेलल टू b वेक्टर, एंड v sin थीटा जो क्या है, परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो इसका मतलब जो v cos थीटा है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहा है, और v sin थीटा क्या कर रहा है, उसको सर्कुलर मोशन में। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, एक हेलिकल मोशन में मूव करने लग जाएगा ये चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होगा वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता किस रेडियस में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं Fm = Fc, अकॉर्डिंग टू दिस जो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स जाएगा वो नॉर्मल फोर्स की इक्वल हो जाता है। तो ये हो जाएगा Q V sin थीटा इंटू B sin ऑफ थीटा। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी को V sin थीटा इसलिए लिया है क्योंकि जो मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो sin थीटा है। ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू Fc इज m V sin थीटा होल स्क्वायर बाय r। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मेरा रेडियस निकालना चाहूँ तो मेरी रेडियस हो जाएगा एम वी साइन थीटा ओवर क्यू बी। ठीक है, तो ये मेरी रेडियस की वैल्यू आ गई यहाँ से। अगर मैं निकालना चाहूँ अगर मैं टाइम पीरियड देखना चाहूँ इसमें, तो ये हो जाएगा 2πr अपॉन वी साइन थीटा, एंड अगर मैं रेडियस लिखना चाहूँ तो हो जाएगी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा से तो वी साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम पीरियड क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है, जो कि हमारा जो कि हमारा ऑलरेडी एंगल्स पे आ रहा था। तो टाइम पीरियड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पिच क्या होता है। पिच तो जैसे कि हमारा जो पार्टिकल है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कितना लीनियर डिस्टेंस कवर किया उसने एक रिवॉल्यूशन में। डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो पिच का फॉर्मूला हो जाएगा v cos थीटा इंटू टाइम, दिस इज़ द पिच। मैं इसको x से डिनोट करती हूँ, x हो जाएगा v cos थीटा इंटू 2πm अपॉन क्यू बी। तो ये मेरी आ गई पिच की वैल्यू। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई हूँ। अब हम देखते हैं लॉरेंस फोर्स क्या होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उसको कहते हैं हम लॉरेंस फोर्स, नॉट लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स होती है जिसमें कि सिर्फ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन लॉरेंस फोर्स वो होती है जिसमें हमारे पास दोनों होती हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आ जाएगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो एफ नेट आ जाएगा एफ ई प्लस एफ एम। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो ये आ जाएगा एफ नेट विच इज़ इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा क्यू ई प्लस, ठीक है, तो ये है हमारा ओवरऑल लॉरेंस
फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है गाइस, अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री ले लेती हूँ, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एफ ही जो होगा वो एफ एम के इक्वल मान लीजिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये जाएगा क्यू ई इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। तो इससे क्यू से क्यू कट जाएगा, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी ई बाय वी। सो गाइस, इसमें केसेस होते हैं कि जिसमें कि कोई पार्टिकल है उसमें ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही साइमल्टेनियसली कोई भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है और वो पास कर रहा है अनडेविएटेड। तो उसके लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? तो पहली कंडीशन है कि वेलोसिटी बी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सारे तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। नेक्स्ट, जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का मस्ट भी इक्वल, मीन्स जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो इक्वल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के। ठीक है, तभी ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, अगर वो कोई भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, एफ नेट वहाँ पे कितना है, 0 और अनडेविएटेड है, तभी हमें इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तभी हमारा पार्टिकल इस कंडीशन में मूव कर पाएगा। सो गाइस, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि मतलब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी। इस तरीके से फॉर्मूले हम लोग बहुत सारे ड्राइव करेंगे, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करें, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करें, ये सारे तरीके के फॉर्मूलेज हम पढ़ेंगे उस टॉपिक में। आई होप कि आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया वो समझ में आया हो। थैंक यू गाइज फॉर टुडेज सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।